नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए आप न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आर्थिक प्रबंधन में जकड़े हुए हैं शिक्षा के मंदिर। फीस न पटाने पर आज भी परीक्षा से वंचित की जा रहे छात्र छात्राएं। एसआईआर में लगे बीएलओ कर रहे मनमानी। घर घर न जाकर मैदान या स्कूल प्रांगण में लगा रहे शिविर। स्कूल संचालक से एग्रीमेंट करने के बाद भी नहीं कराई गई जमीन की रजिस्ट्री। 40 लाख रुपए की हुई ठगी। और बोदरी में बीजा कब्जा को लेकर मचा जमकर बवाल। तहसीलदार ने तुड़वाई अवैध दीवार। वार्ड नंबर 7 का है मामला। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पढ़ाई हर बच्चे का हक है, लेकिन सोचिए अगर पैसों की कमी किसी बच्चे का ये हक छीन ले तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हिला दिया है। यहाँ के सैफर स्कूल में फीस नहीं भरे जाने पर कई छात्राओं को परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। जी हाँ, पैसे की मजबूरी ने बच्चों की कलम रोक दी और ये घटना अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि समय पर फीस जमा कर सके, इसलिए वे लगातार स्कूल प्रबंधन से निवेदन करते रहे, बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन प्राचार्य और प्रबंधन ने साफ कह दिया फीस नहीं तो परीक्षा भी नहीं। इतना ही नहीं, कुछ पालकों का आरोप है कि बच्चों को लगातार इस तरह मानसिक रूप से परेशान किया जाता था कि वे रोते हुए घर तक पहुंचते थे। बच्चों के आंसू देखकर माता पिता ने स्कूल जाकर फिर विनती की, लेकिन नतीजा वही, फीस नहीं तो कोई राहत नहीं। एक पालक ने तो ये भी बताया कि फीस बकाया होने के कारण उनके बच्चे का 10वीं का ओरिजिनल रिजल्ट तक स्कूल ने रोक रखा है, जबकि नियम साफ कहते हैं कि रिजल्ट किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पैसे की मार ने बच्चों का भविष्य तक थाम दिया है। 2-3 दिन से बच्चे लोग बोल रहे थे फीस के लिए, तो मेरा फीस एकमुश्त आता है। 9,000 मेरी सैलरी है। 9,000 में मुझे घर भी देखना पड़ता है, राशन भी चलाना पड़ता है, किराया भी पटाना पड़ता है। तो मैं एकमुश्त सैलरी देती हूँ इन लोग को, और इन लोग सैलरी के लिए लेते भी हैं। मैडम लोग को मैं बता के रखी हूँ कि भाई ऐसा-ऐसा बात है, मैं मजबूरी के तहत अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, केवल 12वीं तक पढ़ाना है। तो आज इन लोग का एग्जाम था 6 माही, लेकिन बच्चे लोग को आज निकाल दिए हैं। मेरे बच्चे लोग को बैठाला नहीं जा रहा है, जबकि मैं बोली भी हूँ कि आप अभी बैठा लीजिए, कल आधा सैलरी आ जाएगा आप लोग का, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बच्चे लोग को नहीं बैठाला जा रहा है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, उन लोग को एग्जाम में पेपर दिलाने के लिए नहीं दे रहे हैं। हम लोग फीस पटा लिए हैं, सितंबर तक का, अक्टूबर और नवंबर बस का नहीं पटा है। अब हमारे बच्चे का 11वीं का मतलब ओपन वाला वो लिए रख लिए हैं, और फिर देंगे 15 दिन में, बोले हम लोग को नहीं दे रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को जरूरत है, नहीं पढ़ा है यहाँ, तो हम लोग को यहाँ से टीसी को मतलब निकलवाना है। हमको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे को नहीं बैठाएंगे, क्योंकि हमारे 2 बच्चे आए थे भैया, उनको भगा दिए, रोते हुए बच्चे चले गए। तो इसीलिए हम लोग एकदम से वो कर अपना यहाँ आए थे। हम बोले कि कैसे ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर हम लोग का मतलब टीसी दे दीजिएगा। जब ये पूरा मामला स्कूल के प्राचार्य के सामने रखा गया तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। उनका कहना था कि स्कूल भारी घाटे में चल रहा है। पिछले 29 महीनों से न तो प्राचार्य को सैलरी मिली है, न ही शिक्षिकाओं को, इसलिए फीस के प्रति सख्ती बरतना उनकी मजबूरी है। हालांकि दबाव बढ़ने के बाद प्राचार्य ने कहा फिलहाल बच्चों को परीक्षा देने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, बच्चों को बैठने दिया जाएगा, लेकिन क्या है, कुछ बच्चों का साल भर फीस नहीं आया है ना। और हमारे टीचर जो है वो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। अब उनको सैलरी मैं कहाँ से दूंगी? जब तक बच्चों का फीस नहीं आएगा तो मैं कैसे सैलरी दूंगी? इसलिए बच्चों को वो किया जा रहा है कि आप लोग फीस दीजिए। थोड़ी देर के लिए उनको बाहर भी निकाला गया कि आप लोग फीस के लिए बात करिए पेरेंट्स से। वो बात भी हो रही है, लेकिन वही है कि अब परेशान तो मैं हूँ ना, क्योंकि मेरे टीचर मेरे पास आएंगे सैलरी के लिए, तो मैं उनको सैलरी कहाँ से दूंगी? तो बच्चों को तो बोलना पड़ेगा। लेकिन मैडम, फीस के लिए किसी बच्चे को परीक्षा में ना बैठने देना है गलत? नहीं, बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उनको वंचित नहीं किया जाएगा परीक्षा से। परीक्षा देंगे बच्चे, लेकिन उनके पेरेंट्स आके बात करेंगे कि हम फीस कब तक देंगे, तभी हम उनसे बात करके बच्चों को ज़रूर बैठाएंगे। ऐसा नहीं कि वंचित कर देंगे।
अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आश्वासन है या सच में बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। क्या इन मासूमों को पढ़ाई का हक मिलेगा या पैसे की दीवार फिर उनके सपनों को रोक देगी। पढ़ाई का व्यापार बनने से कैसे रोका जाए, ये सोचने का समय आ चुका है। देश में हर बच्चा पढ़ सके ये सिर्फ आदर्श नहीं, हक है। ऐसे में फीस की वजह से बच्चों को परीक्षा से रोकना कितना सही है, इस पर सवाल उठना लाजमी है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को न्याय देता है या फिर वही पुरानी कहानी, आश्वासन और फिर निराशा। फिलहाल माता पिता और छात्राएं उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके भविष्य को पैसे की कमी की वजह से अंधेरे में नहीं ढकेला जाए। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी अभियान को मजबूती देने के लिए बिलासपुर जिले में एक अनोखी और बेहद प्रेरक पहल शुरू हुई है। यहाँ कई सरकारी स्कूलों में छात्रों की तुलना में शिक्षकों की भारी कमी है। 27 बच्चों के पीछे सिर्फ एक शिक्षक, ऊपर से सत्र के बीच में ही कई शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक नया कदम उठाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अपील पर जिले के 31 सेवानिवृत्त शिक्षक और व्याख्याता बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए आगे आए हैं। ये सभी शिक्षक बिना किसी मानदेय सिर्फ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने इन्हें उनकी पसंद और सुविधा के अनुसार निवास के करीब के स्कूल में पोस्टिंग भी दे दी है। कई रिटायर शिक्षक तो खुद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ये इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं कि वे सत्र के अंत तक नहीं बल्कि जब तक जरूरत हो बच्चों को पढ़ाते रहना चाहते हैं। ये जज्बा जिले के शिक्षा अभियान को एक नई ताकत दे रहा है। जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि सत्र के अंत में इन सभी सम्मानित शिक्षकों को कलेक्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। 90+ मिशन के संचालन में भी इस अनुभवी शिक्षकों का योगदान स्कूलों को बड़ा सहारा दे रहा है। ये प्रयास साबित कर रहा है कि अगर नीयत मजबूत हो तो जज्बा सच्चा और शिक्षा की रोशनी फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रयास साबित कर रहा है कि अगर नीयत मजबूत हो और जज्बा सच्चा हो तो शिक्षा की रोशनी फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। बिलासपुर में शिक्षा का ये नया मॉडल पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है। ये बड़ा बढ़िया है कि हमारे कलेक्टर साहब ने एक नई सोच के साथ इनको बोला गया कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं समाज में, हालांकि सेवानिवृत्त तो हो जा गए रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे मौका मिले तो मैं पुनः जाके स्कूल में अध्यापन का कार्य करूं। तो ऐसे शिक्षकों के लिए उन्होंने सोचा और एक अपील भी किया, जिसके तहत पूरे जिले को 31 शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक मिले, जिसमें से 31 ने स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। ससम्मान उनका हमने आमंत्रित किया कि आपने इस तरह के जो है इच्छा जाहिर की, जिसके चलते आपके अनुभव का लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। आप सादर सम्मान के साथ आपका यहाँ पर आपका स्वागत है। ये इस दृष्टि से हमने उनको किया है और ऐसे शिक्षक 31 हैं जो बढ़िया से कर रहे हैं। इधर बिलासपुर के ल्यूमबार में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो गुटों के बीच मामूली विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। नाइट पार्टी के बाद लड़की छेड़ने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा बार के बाहर पहुंचते पहुंचते हाथापाई, मारपीट और फिर चाकूबाजी में बदल गया। एक युवक लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचा और पुलिस ने तत्काल दबिश देकर हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए आखिर क्या है ये पूरा मामला जिसने शहर की रात को दहशत में बदल दिया। बिलासपुर के एलियम बार में देर रात पार्टी के दौरान दो गुटों के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक बड़े बवाल में बदल गया। बताया जा रहा है कि लड़की छेड़ने को लेकर शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बाउंसर ने दोनों पक्षों को बार से बाहर कर दिया। बाहर निकलते ही युवक आपस में भिड़ पड़े और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान यश तिवारी और उसके साथियों ने चाकू निकालकर नीलेश गेंदले पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बार में घटना ऐसा घटा कि ये अपने दोस्तों के साथ गया था, वहाँ से ये अकेले बाथरूम जाने के लिए नीचे आया। शायद तक बाथरूम ऊपर नीचे ऐसा कुछ है, नीचे आया तो वहाँ कुछ युवक युवती, कुछ लड़के लड़कियाँ ऐसे थी, ऐसा बता रहा था। बाकी तो मैं जानता नहीं है ना। तो उन लोग थे, तो मैं जब गया तो शायद तक उनके बीच में कुछ वाद विवाद चल रहा था कि नहीं चल रहा था, तो इसके बताने के साथ चल रहा था। फिर मेरे को जाने के लिए रोक दिए, रोके फिर उसके बाद फिर गाली गलौज हाथापाई वगैरह हुआ। तो उस बीच में एक लड़का चाकू मार दिया।
FIR अभी तो हुआ नहीं है, जब होगा तो पता चलेगा। अब वो 4 लोगों का नाम लिए थे, जिसमें एक लड़की 3 लड़के थे। तो हमारा कहना है कि भाई सभी के ऊपर वो कीजिए। अगर कार्यवाही में वो नहीं आ रहे हैं, क्या है कैसा है, आप कार्यवाही करने के बाद समझ में आ ही जाएगा कि भाई सही है कि नहीं है। भाई गलत होगा तो कोई क्यों फंसे, और सही होगा तो क्यों कोई बचे। हंगामे की खबर मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बार परिसर में मौजूद कई युवकों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। वहीं घायल के रिश्तेदार खेम कुमार का कहना है कि हमलावर 7 लोग थे, तो 7 के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तक पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। सिरगिट्टी पुलिस ने दबिश देकर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात इल्यूम बार में हुई इस वारदात ने शहर में सनसनी फैला दी है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड के पास स्थित शराब दुकान के आसपास 3 युवकों के चाकू लेकर आम लोगों को डराने और माहौल बिगाड़ने की जानकारी तारबहार पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां मौजूद तीनों संदिग्धों को रोका और पूछताछ के बाद उनकी पहचान अजय गंगवानी, ईश्वर साहू और सोनटी उर्फ ऋषभ तिवारी के रूप में की गई। तलाशी के दौरान तीनों के पास से एक लोहे का चाकू मिला, जिसे मौके पर ही जब्त किया गया। तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की गई और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इधर जिला सुकमा पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान में सोमवार को बड़ी कामयाबी मिली। यहां कुल 48 लाख रुपए की इनामी 15 सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वालों में PLGA बटालियन नंबर 1 में सक्रिय 4 हार्डकोर माओवादी भी शामिल हैं। सुकमा पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पित माओवादियों में PPCM से जुड़े 4, ACM के 2, पार्टी सदस्य 3, अग्र संगठन से जुड़े 8 सदस्य शामिल हैं। इनमें 5 महिला और 10 पुरुष माओवादी हैं, जो लंबे समय से विभिन्न इलाकों में माओवादी गतिविधियों में सक्रिय थे। इनमें से 4 माओवादी 8 लाख रुपए, 2 माओवादी 5 लाख रुपए, 1 माओवादी 3 लाख रुपए, 1 माओवादी 2 लाख रुपए और 1 माओवादी 1 लाख रुपए, कुल मिलाकर इन पर 47 से 48 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। प्रशासन ने सभी को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता प्रदान करने की बात कही है। सुकमा जिले में यह आत्मसमर्पण अभियान सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है। जिला सुकमा में पुलिस बल और CRPF द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, उसके अलावा जो क्षेत्र में लगातार कैंप जो खोले जा रहे हैं अंदरूनी क्षेत्र में, उससे प्रभावित होकर आज 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पे 48 लाख का इनाम है। जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो बटालियन नंबर 1 के 4 नक्सली है। उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी के भी नक्सली है। मैं इस मौके पर सभी नक्सलियों से ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका लाभ उठाए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन ये वो काम है जो लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाता है, लेकिन बिलासपुर के कई इलाकों से चौंकाने वाली शिकायतें भी सामने आई हैं। बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO, जिन्हें घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना था, वे तय प्रक्रिया को दरकिनार कर रहे हैं। निर्देशों के विपरीत कई BLO फील्ड में जाने के बजाय खुले में स्कूल परिसर में या पेड़ के नीचे कैंप लगाकर लोगों को फोन करके वहीं पर बुला रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि BLO को हर मतदाता के घर पहुंचकर उनका पता, भाग क्रमांक और विधानसभा के अनुसार जानकारी का मिलान करना है। साथ ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची की प्रति भी उपलब्ध करानी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कई BLO घर घर जाने की जगह शॉर्टकट अपना रहे हैं। वे मतदाताओं को फोन कर कहते हैं
स्कूल आ जाइए, यहाँ फॉर्म भर दीजिए। मतदाता बताते हैं कि ये प्रक्रिया पूरी तरह गलत है और इससे असली सत्यापन नहीं हो पाता। इस तरह की ढिलाई ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब बीएलओ घर जाकर पता ही नहीं करेंगे, चेक ही नहीं करेंगे, तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि मतदाता वास्तव में उसी पते पर रहता है या फिर नहीं। ऐसे में डुप्लीकेट या फर्जी नामों को हटाने का मकसद अधूरा रह जाता है। इस विषय में जब जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने निर्वाचन आयोग के वेबसाइट के जरिए से मतदाता को उनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एसआईआर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस अभी चल रहा है और इसमें हमारे काफी सारे बीएलओज जो हैं उन्होंने 100% अपना काम पूरा कर लिया है और कुछ लोगों का काम जरूर पीछे है। जो नगर निगम एरिया है उसमें हमारे बीएलओज का काम जरूर पीछे है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्तमान में है और उनका 2003 की सूची में कई लोगों का नाम नहीं पता लगता है। कुछ लोग बाद में यहाँ पे आए हैं, कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। तो इसके लिए सीओ छत्तीसगढ़ का अपना एक वेबसाइट है, उसमें अगर मतदाता अपना और अपने पिताजी का नाम अगर डालते हैं तो उनको पता लग जाएगा कि छत्तीसगढ़ में उनका नाम कहाँ पे था। और ये जानकारी अगर उनके पास वो निकाल लेंगे प्रिंट उसका तो बहुत इजी हो जाता है। इसमें चूंकि वो जिस भी जगह पे डोर टू डोर जाते हैं वो कई बार जाने पे नहीं मिल पाते हैं, तो कॉमन जगह पे चाहे स्कूल हो चाहे वहाँ अगर पेड़ है उसके नीचे बैठ कर के काम कर, उसमें सभी लोग आ जाते हैं। उस मोहल्ले में जिस भी मोहल्ले के लोग हैं सब लोग आते हैं और इससे चीजें थोड़ी सी फास्ट भी हो रही है। बीएलओ को अल्टीमेटली अगर जो भी लोग हैं जिनका नहीं मिल पाता है उनको घर घर जाने हैं। ये सत्यापन आगामी चुनाव के लिए त्रुटि रहित मतदाता सूचित बनाने का बेहद अहम चरण है। ऐसे में बीएलओ द्वारा निर्देशों का उल्लंघन न केवल प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है बल्कि लोकतांत्रिक विश्वसनीयता पर भी चोट पहुंचा रहा है। अब जरूरत है कि उच्च अधिकारी तुरंत संज्ञान ले और सुनिश्चित करें कि सभी बीएलओ तय नियमों के अनुसार ही भौतिक सत्यापन का काम करें। मतदाता सूची की सटीकता यही चुनाव की असली नींव है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर सरकंडा क्षेत्र से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। महामाया चौक सरकंडा में टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक चोरी कर ली गई है। जी हां, सरकंडा निवासी राहुल मिश्रा अपनी बाइक को बेचने के लिए OLX ऐप पर अपलोड किया गया था, जिसके बाद रतन गुप्ता नाम के व्यक्ति ने उन्हें खरीदार बनकर संपर्क किया। नियत स्थान पर पहुंचने पर संदिग्ध युवक रैपिडो बाइक से आया, जिसका चालक रोशन नाम का था। बातचीत के बाद युवक ने टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक ली और उसे लेकर निकल गया और वापस नहीं लौटा। इससे राहुल को गाड़ी चोरी होने का संदेह हुआ। घटना 21 नवंबर 2025 की रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद से आरोपी के दिए गए दोनों मोबाइल नंबर कभी बंद तो कभी चालू मिल रहे हैं, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है। पीड़ित राहुल मिश्रा ने मामले की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अब जांच शुरू कर दी है। मेरे साथ एक स्कैम हो गया जिसपे मैं अपनी गाड़ी सेल करने के लिए डाला था OLX पे, और एक लड़का आया और मेरी गाड़ी को देखा और मेरे से बात किया और टेस्ट ड्राइव के लिए मेरी गाड़ी लेकर गया। वो जिसके साथ आया था बैठकर, मैं सोचा उसका दोस्त है और मैं उससे बात करने लग गया। फिर बाद में पता चला कि वो रैपिडो वाला है और वो मेरी गाड़ी जो लेकर गया वो दोबारा आया ही नहीं। बिलासपुर के नेशनल हाईवे 130 पर सफर करने वाले वाहन चालकों को इस समय काफी परेशानियां हो रही है। सड़कों पर खराब हो चुकी कैटाई, खासकर रात के समय इनकी खराब दृश्यता सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कई गुना बढ़ा रही है। हाईवे पर लगाए गए ये कैटाई अब टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं या फिर इनकी परावर्तक क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद NHAI की ओर से इन्हें बदलने की कोई भी खास पहल अभी तक नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि ग्रैंड न्यूज की टीम ने तुर्काडी बाईपास से लेकर सकरी और आगे उसलापुर तक कैटाई की स्थिति का जायजा लिया। नतीजा चौंकाने वाला रहा। कई जगह कैटाई गायब है, कई जगह टूटी पड़ी हुई है और कई जगह पर उनका रिफ्लेक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी रात में ड्राइवरों को सड़क की लेन, मोड़ और किनारे का सही अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये स्थिति बारिश, धुंध और कोहरे के समय और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। कैटाई सड़क सुरक्षा का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इन्हें दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में NHAI और PWD की ओर से लगाया जाता है ताकि खराब मौसम में भी ड्राइवर सड़क की पहचान आसान
आसानी से कर सके। लेकिन बिलासपुर हाईवे पर इनकी खराब हालत ये साबित कर रही है कि रखरखाव में भारी लापरवाही बरती जा रही है। कैटाई यानी रिफ्लेक्टिव रोड सड़क का वो छोटा सा लेकिन बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट उपकरण होता है जो रात में वाहन की लाइट पड़ने पर तेजी से चमकता है। ये एक गाइड मार्कर की तरह भी काम करता है और ड्राइवर को सुरक्षित लेन में रखने में मदद करता है। नेशनल हाईवे 130 पर खराब कैटाई सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है। जरूरी है कि NHAI तत्काल इन कैट आईओ को बदलकर उचित रखरखाव करे ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल हाईवे पर सफर करने वालों को एक्स्ट्रा अलर्ट रहकर ही यात्रा करनी होगी। बढ़े हुए शासकीय रजिस्ट्री शुल्क को लेकर प्रॉपर्टी डीलरों का आक्रोश दुर्ग से सोमवार को खुलकर सामने आ गया। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विधायक किरण सिंह देव के काफिले को अचानक से रोक लिया। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष अपने एक दिवसीय दुर्ग प्रवास पर थे। सूत्रों के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर रजिस्ट्री शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से सीधे चर्चा करना चाहते थे। इसी दौरान काफिला कैंप 1 से गुजर रहा था, तभी आक्रोशित प्रॉपर्टी डीलरों ने सड़क पर ही जमा होकर काफिले को रोक दिया। मौके पर सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। करीब 15 मिनट तक काफिला रुका रहा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार समझाइश के बाद भी पुलिस कर्मियों, भाजपा जिला अध्यक्ष और भाजपा प्रवक्ता के हस्तक्षेप से स्थिति काबू में आई और प्रदेश अध्यक्ष का काफिला दुर्ग से रवाना हुआ। घटना के बाद प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं प्रॉपर्टी डीलरों ने चेतावनी दी है कि यदि शुल्क वृद्धि वापस नहीं ली गई तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डील के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। स्कूल संचालक अजीत शुक्ला ने 2 आरोपियों पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ धारा 420 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी अजीत शुक्ला को अप्रैल 2024 में दिनेश प्रताप सिंह ने भास्कर त्रिपाठी से मिलवाया था। दोनों ने मिलकर विवेकानंद नगर स्थित एक मकान बेचने का प्रस्ताव दिया और 26 अप्रैल को 50 रुपए के स्टैंप पर इकरारनामा भी तैयार किया। सौदे पर सहमति बनने के बाद अजीत शुक्ला ने अपने SBI रायपुर खाते से 36 लाख रुपए भास्कर त्रिपाठी के खाते में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। सरकंडा थाना में एक प्रार्थी के द्वारा थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाया गया कि उसके साथ तकरीबन 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी 2 व्यक्तियों ने मिलकर की है, जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था और इसमें 2 व्यक्तियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार करने के उपरांत पुलिस ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने न सिर्फ रजिस्ट्री टाली बल्कि आपस में मिलीभगत कर मकान का एक नया इकरारनामा भी बना दिया और ये तथ्य छुपाया कि संपत्ति पहले से ही AU बैंक में बंधक है। प्रार्थी को केवल फोटोकॉपी दिखाकर गुमराह किया गया, जिसमें नामांतरण पत्रक भी नहीं था। बाद में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने फर्जी तरीके से 40 लाख रुपए अग्रिम दिखाते हुए दूसरा इकरारनामा तैयार किया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट चुकी है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन को निजी बताकर की गई करोड़ों की ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। रामनगर निवासी संजय कुमार जायसवाल सहित कई लोगों ने आरोप लगाया कि भूमि दलाल नदीम अहमद ने भूस्वामी रमेश कुमार यादव के साथ मिलकर फर्जी इकरारनामा, चेक और गलत जानकारी देकर प्लॉट बेच डाले। पीड़ितों से करीब 30 लाख रुपए की वसूली की गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों पर धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पीड़ित संजय जायसवाल ने बहतरई स्थित खसरा नंबर 270 की 900 वर्ग फुट जमीन 6,60,000 रुपए में खरीदी थी।
18 जनवरी 2024 को स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा किया गया और 1 लाख रुपए आरटीजीएस से दिए गए। 26 अप्रैल को रजिस्ट्री भी कराई गई, लेकिन नामांतरण की प्रक्रिया में देरी होती गई। इस बीच नदीम अहमद द्वारा दिए गए तीनों चेक भी बैंक से बाउंस हो गए। जब संजय जमीन पर पहुंचे तो पता चला कि ये भूमि सरकारी है और इसे निजी बताकर धोखाधड़ी की गई है। पिछले 2024 में अप्रैल में ज़मीन लिया गया था। बहतरई का ज़मीन था 270 रकबा खसरा नंबर 270 था, जिसको लिया गया था पिछले बार अप्रैल में। तो उसी का क्या है, ज़मीन तो रजिस्ट्री वगैरह सब हो गया, लेकिन वो ज़मीन बाद में नामांतरण के टाइम में जाने के बाद पता चला कि वो ज़मीन शासकीय ज़मीन में आता है। इस ज़मीन को आपने क्यों ले लिया? तो बाद में पता गए उसके पास कि भाई ऐसे ज़मीन ऐसे बात है। तो ठीक है, ऐसा है तो फिर आपको अपना पैसे ले लीजिए बोल करके हम लोग आश्वासन दे दिए। और उसके बाद फिर घुमाते गए लास्ट में फिर ठीक है भैया आपको चेक दे देते हैं, ज़मीन अगर आपको समझ में नहीं आता है बोल करके चेक दिए। चेक देने के बाद उसको जमा किए तो चेक बाउंस हो गया। वैसे 3 बार बाउंस हुआ। उसके बाद फिर जा कर के सरकंडा थाना में रिपोर्ट लिखाए। रिपोर्ट लिखवाने में फिर रिपोर्ट लिखाया, उसके बाद फिर वो आदमी फरार हो गया। अभी तक उसको पता ही नहीं है क्या है। ज़मीन बिक्री हो रहा था, पता चला मेरे को भी ज़मीन बिक्री हो रहा है। मैंने भी जा कर के उनसे बात किया। नदीम अहमद, पिता वसीद अहमद, पता मामा भांचा, टिकरापारा हाई कोर्ट के पीछे में उसका घर है, मकान है। तो सौदा वौदा किए, कई लोग लिए थे, मैंने भी सौदा वौदा किया। उसके बाद ले लिया ज़मीन, इकरारनामा कराया। उसके बाद कुछ महीने बाद रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री करवा दिए। उसके बाद रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण के लिए तहसील ऑफिस में आवेदन लगाने के बाद आवेदन जो है खारिज हो गया। खारिज होने के बाद हम लोग पता किए कि नामांतरण क्यों नहीं हो रहा है। तो वहाँ तहसीलदार साहब ने साफ ये स्पष्ट कागज़ निकाल करके दिखाया कि ये ज़मीन जो है घास और सरकारी ज़मीन है, ये धोखाधड़ी करके ज़मीन बेचा है, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ। तत्काल हम लोग सब कुछ जितने ज़मीन लिए थे 6 लोग मिल करके सरकंडा थाना में एफआईआर दर्ज करवाए। एफआईआर तो दर्ज हो गया, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रहा। आज 5-6 महीना हो गया है। इसका शिकायत करने के लिए हम लोग एसपी साहब के ऑफिस आए हैं। संजय के अलावा संतोषी साहू, रानी साहू, मुनईराम साहू, शशि साहू और कई अन्य लोगों ने भी इसी खसरा नंबर से प्लॉट खरीदने के लिए लाखों रुपए चुकाए थे। सभी को फर्जी नक्शा दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई। आरोप है कि नदीम अहमद ने भूस्वामी रमेश यादव के साथ मिलीभगत कर सरकारी जमीन को निजी बताकर करीब 30 लाख रुपए का लाभ कमाया। पीड़ितों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज पेश किए और कार्रवाई की मांग की है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और इधर बिलासपुर जिले की नगर पालिका परिषद बोदरी, जिसे कभी शांति का टापू कहा जाता था, अब लगातार विवादों का अखाड़ा बनते जा रही है। जी हां, बेजा कब्जा का खेल खुलेआम चल रहा है और प्रशासन के सामने रोज कोई न कोई सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। ताजा मामला वार्ड नंबर 7 पानी टंकी के पास से सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है। सोमवार को माहौल तब अचानक गर्मा गया जब मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग सरकारी जमीन पर दुकान निर्माण कर रहे हैं। विरोध में स्थानीय लोगों ने बीच सड़क पर ही दीवार खड़ी कर दी, जिससे मुख्य मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। सड़क बंद होने से राहगीरों, स्कूली बच्चों और वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और पूरा इलाका तनावग्रस्त हो गया। इस बीच विवाद का केंद्र बना युवा कांग्रेस के बिल्हा विधानसभा अध्यक्ष सुनील साहू का पानी टंकी के पास स्थित दुकान निर्माण क्षेत्र की पाइपलाइन निकासी वाली सरकारी जगह पर कब्जा कर दुकान चला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप है कि मुख्य सड़क की ओर दीवार बनाकर घेराबंदी की जा रही है। जब सुनील साहू से इस विवाद पर बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए ये जमीन पिछले 20 साल से उनके कब्जे में है और वे वही दुकान संचालित कर रहे हैं, ये कहा गया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्य सड़क पर जो बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है वो उनका काम नहीं है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पार्षदों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मांग की है कि असली दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। पिछले 6 महीना पहले वार्ड नंबर 7 के पूरे समस्त नागरिक आए थे शिकायत लेके कि यहाँ पे एक खरकेना से सुनील साहू आते हैं, उनके द्वारा यहाँ पानी टंकी के पाइप के ऊपर में कब्जा किया जा रहा है, जिसका शिकायत एसडीएम, तहसीलदार
और कलेक्टर महोदय सब जगह किया गया था, मगर हमारे यहाँ के सीएमओ नगर पालिका और इंजीनियर नगर पालिका द्वारा पैसा देके यहाँ पे बेजा कब्जा करा दिया गया, जिसके स्वरूप आज उनकी हिम्मत इतनी बढ़ जा रही है कि बीच रोड में भी दीवार बना रहे हैं। इनके द्वारा बनाया जा रहा है। सुनील साहू जी है, खरकेना से आए हैं। रोड में भी खड़े जी, ये पूरा पानी टंकी से पीछे तक जो देख रहे हैं आप, पूरा सुनील साहू जी द्वारा घेरा जा रहा है और सीएमओ मैडम भारती साहू जी और उनके अनुपाध्याय जी के द्वारा आर्थिक मदद से घेरा जा रहा है। तो आप सर नगर प्रथम नागरिक है, तो आप उसके द्वारा कुछ शिकायत खड़े शिकायत कर चुके हैं। एसडीएम साहब मैडम से भी कल बात हुई थी, तो उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, अब खड़े हैं, देखें क्या कार्रवाई होती है। सब चीजें एसडीएम मैडम ने कहा आप कलेक्टर में शिकायत कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि इस तरह के पाइपलाइन के ऊपर जो बेजा कब्जा हुआ है, ये जो इस तरह की बेजा कब्जा की परंपरा शहर में शुरू हो रही है, ये सब हटाया जाए। के बारे में ना मैंने शासन प्रशासन को कई बार निवेदन किया है कि हमारी मुख्य एकदम पानी टंकी है जो जिससे हमारे दोनों वार्ड में पानी सप्लाई होता है, जो कि पाइपलाइन है, इसमें कोई सुनील साहू नामक का लड़का है जो बेजा कब्जा कर दिया है, अभी भी बेजा कब्जा चल रहा है, जिससे मोहल्ले वासी पूरे आक्रोशित होकर आज इसके विरोध में खड़े हुए हैं। आगे क्या रहेगा? आगे यही है जो मोहल्ले वासी तय करेंगे, वो मैं उनके साथ। कितनी तक आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अभी तक क्या मैंने कलेक्टर साहब जी को अवगत कराया है। क्या बोल रहे हैं आपके अधिकारी, क्या बोल रहे हैं मुख्य नगर पालिका? वो जैसे क्या है, अपनी मेन मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ है, उनका कहना है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैंने तहसीलदार महोदय को भेजा है, तहसीलदार महोदय बोल रहे हैं मेरे हाथ में नहीं है, एसडीएम को भेजा है, एसडीएम बोल रहे हैं कि आप कलेक्टर के पास दिए, और कलेक्टर के पास से भी आ गए हैं। क्या बोले कलेक्टर? क्या कलेक्टर साहब ने कहा था मैं करवाता हूँ, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज मुख्य मार्ग को घेरा जा रहा है, इसके लिए क्या किया? इसके विरोध में अब खड़े हैं पूरे वार्डवासी पूरे, तो वार्डवासी खड़े हुए हैं, कोई अधिकारी आएंगे उनसे बातचीत करेंगे। अधिकारियों जी विजय वर्मा जी जो हैं वो दो समुदायों को लड़ाने का हमेशा काम करते हैं। जैसे कि आप वहाँ पे देखे होंगे कि वो रोड को आप कभी सामने ही थे, विजय वर्मा जी खुद ही इस रोड को, मेन रोड को घेरवा रहे हैं। वहाँ पे मेरा लगभग 20 साल से कब्जा वाला मेरा एक ज़मीन है, जिस ज़मीन से आप पिछले साल गर्मी में भी देखे होंगे कि सारे मार्केट को हम लोगों ने पानी पिलवाया था। वहाँ पे मेरा कुआं है, वहाँ पे मेरा ठेला है, वहाँ पे पीछे मेरा छोटा सा घर टाइप का बना हुआ है, और वहाँ पे कुछ वार्ड क्रमांक 7 के कुछ गरीब परिवार के बच्चे हैं जो गैरेज चलाते हैं। क्या खुद का जो मकान है उस पर भी नोटिस गया हुआ है, उनका बैंक ऑफ इंडिया करके बैंक चलता है जो, वो भी अवैध बना हुआ है। नगर पालिका बोदरी में सबका अवैध ही बना हुआ है, और शासन प्रशासन से भी मैं आग्रह करता हूं कि कार्रवाई करना है तो सब पे कार्रवाई कर दे, एक ही दिन कार्रवाई करें। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक जा पहुंचा। इस बीच बोदरी के तहसीलदार संदीप कुमार साय ने हस्तक्षेप करते हुए बताया कि जो पक्ष सड़क में दीवार खड़ी कर रहा था उसकी अवैध दीवार को तुरंत हटवा दिया गया है। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को हटाने के लिए विधिवत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद बोदरी, जो कभी शांत माहौल के लिए जाने जाता था, अब चुनाव के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप, विवाद और बेजा कब्जा के मामलों में घिरता जा रहा है। कई बार मामले थाने तक पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस बढ़ते तनाव को रोक पाएगा? क्या शांति का टापू फिर शांत होगा या विवाद आने वाले दिनों में और उग्र रूप लेगा? फिलहाल बोदरी में बेजा कब्जा के खिलाफ कार्रवाई और इसे लेकर खड़ा हुआ राजनीतिक घमासान दोनों ही जनता की निगाहों में है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।